नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने एक तो चार्ज की डेफिनेशन कवर करी थी और कुछ फिजिकल मीनिंग्स कवर कर लिए थे। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, फिजिकल मीनिंग से ध्यान रखना। Q ग्रेटर देन 0 मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज, Q लेस देन 0 मीनिंग सिंगल नेगेटिव चार्ज, Q1 Q2 greater than 0 both charges have same nature, Q1 Q2 less than 0 Q1 into Q2 less than 0 both charges have opposite nature और Q1 plus Q2 equals to 0। ये काफ़ी फेमस है बेटे, ये तीनों Q1 Q2 greater than 0 less than 0 Q1 plus Q2 equals to 0 तो both charges have equal magnitude opposite nature। ये 1 मार्क्स में आते हैं पेपर में, ठीक है ना। जो भी आपके रजिस्टर के अंदर लिखा दिया जाता है वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर सुन लो, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटे। चलो आ जाओ, आज हम लोग कवर करेंगे एक तो बेटे छोटी सी डेफिनेशन फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो नाम से भी अंदाजा होता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन आपने रियल लाइफ में भी करी होंगी। कागज़ के टुकड़े लो, अखबार के टुकड़े ले लो, छोटे छोटे पीस कर लो, पीस ऑफ पेपर्स, और स्केल को बालों से रब करो या कॉम को बालों से रब करो, और जैसे आप टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे ना तो कागज़ के टुकड़े उस स्केल से चिपक जाते हैं। जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो स्केल से चिपक जाते हैं। अब एक बात बताइए कि स्केल से क्यों चिपक गए कागज़ के टुकड़े? भाई ग्रेविटेशन फोर्स तो रेस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती। इन दोनों का मास इतना कम है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। और धरती का इतना हैवी मास है, वो टुकड़े को ऊपर वैसे ही नहीं जाने देगा अगर ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है तो क्यों चिपक गए वो इसलिए चिपक गए कि बेटे जो स्केल था तो ड्यू टू फ्रिक्शन विद हेयर्स उस स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है। उस स्केल के ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज। और उस चार्ज की वजह से ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने स्केल को चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ रबिंग, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। काफी ऑब्जर्वेशन है रियल लाइफ में ऐसी। आप रबड़ के जूते पहन करके वुलन कारपेट के ऊपर चलिए, रबड़ के जूते चार्ज हो जाते हैं। बात समझ आइए। कुछ बच्चे ये क्या नाम ब्लैक शर्ट पहनते हैं, ब्लैक शर्ट के अंदर ना एक क्या नाम है, एक खासियत होती है, बहुत जल्दी धूल पकड़ता है ब्लैक कपड़ा। क्यों? वो रीज़न क्या होता है कि जब आप चलते हो तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो जो कपड़ा है वो चार्ज हो जाता है और फिर आसपास का जो डस्ट पार्टिकल है उसको आसानी से पकड़ लेता है अपोजिट चार्ज को। गाड़ी जब दौड़ती है सड़क के ऊपर ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर वो चार्ज हो जाती है, उस पर चार्ज आ जाता है। और जब आप गाड़ी खड़ी कर दो, ठीक है, और गाड़ी के हैंडल के कई बार हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमको शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन उस पर चार्ज आया हुआ था पहले, वो हमारे थ्रू डिस्चार्ज हो गया, अर्थ को ट्रांसफर होता है, इसलिए हमको शॉक लग जाता है। तो ये जो और छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है ये सब, ये ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है। ये बात समझ आइए। तो किसी भी बॉडी को चार्ज कर देना, किसी बॉडी को चार्ज देना विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ये कहलाता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। एक डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेज ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटे। अब इस टॉपिक को आगे चलने से पहले बेटे, चलाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं, वर्क फंक्शन। क्योंकि यहाँ से जो कंसेप्ट बनेगा ना उसके अंदर मुझे इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी वर्क फंक्शन की। फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, फाई नॉट। वैसे वर्क फंक्शन आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है सब वर्क फंक्शन। आप लिखना चाहो तो इसके अंदर लिखिए। एक बार स्क्रीन को रोको, ये डेफिनेशन लिखो और फिर हेडिंग बना वर्क फंक्शन। लिख, वर्क फंक्शन लिख। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
या एनर्जी नीडेड, ब्रैकेट में लिख सकते हो नीडेड, NEEDED, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन from the surface of target metal, from the surface of metal is called its work function, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। आपको अगर 11th क्लास में याद हो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड ऐसा एक कंसेप्ट आया था इसके वेलोसिटी के अंदर। उसी कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए वर्क फंक्शन समझना। वैसे वर्क फंक्शन ना मैं आपको बेटे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, पूरी एक क्लास लग जाएगी इस डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन मुझे आज इस टर्म की ज़रूरत है, मैं इसको यूज़ करूँगा फ्रीक्वेंटली, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक बार 11th क्लास का याद दिला देता हूँ। इधर देखो, एस के वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, कितनी वैल्यू होती है अर्थ के लिए एस के वेलोसिटी की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड साहब। एस के वेलोसिटी क्या होती थी, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ से किस वेलोसिटी से मैं बॉल को फेंकूँ, प्रोजेक्टाइल बॉल को फेंकूँ, बॉडी को फेंकूँ कि वो यहाँ से जाए और अर्थ की फील्ड को जस्ट क्रॉस कर जाए। अर्थ की फील्ड कहाँ ख़त्म होती है, इन्फिनिटी के ऊपर। जस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जैसे आप प्लेयर बाउंड्री लगाता है, चौका लगाता है, तो जो बाउंड्री लाइन है उसको जस्ट टच कर दे या जस्ट क्रॉस कर जाए, ये जस्ट है। और एक ने तेजी से चौका मारा और वो बाउंड्री से कहीं दूर जाके पड़ी, वो जस्ट क्रॉस नहीं है, सही है ना। जस्ट क्रॉस का मतलब बॉल धीरे 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 जाके बाउंड्री को टच कर दे बस और रुक जाए, उसे कहते हैं जस्ट क्रॉस। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जैसे बॉडी यहाँ जाके किस पे आ जाए, रेस्ट पे, ये एस के वेलोसिटी होती थी। और अर्थ के लिए वैल्यू निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये मैं जानता हूं इस बात को। एक बच्चा अगर इससे कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देता है, कम वेलोसिटी से, मान लो उसने प्रोजेक्ट कर दिया 5 किलोमीटर पर सेकंड से, क्या कहानी बनेगी साहब, कि बॉडी यहां से जाएगी और वापस गिर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और एक अगर बच्चा इससे ज़्यादा से प्रोजेक्ट कर देता है, बच्चे ने प्रोजेक्ट कर दिया 20 किलोमीटर पर सेकंड से लेट, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, इन्फिनिटी तो क्रॉस होगा, लेकिन जब वो बॉडी इन्फिनिटी को क्रॉस कर रही होगी तब उसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। भाई अर्थ की फील्ड को क्रॉस कहीं और जाएगी। तो जब हम बात करते हैं एस्केप की, तो इसका मतलब है कि वो बाउंड्री लाइन जो इन्फिनिटी है उसको जस्ट क्रॉस, रेस्ट पे आ जाना, ये है एस्केप वेलोसिटी। उससे कम करोगे बैक आ जाएगी, ज़्यादा करोगे तो इन्फिनिटी पर भी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होती है। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूंगा आपको ये वर्क फंक्शन समझाने के लिए। बिल्कुल यही तरीका, यही कंसेप्ट है वो। वर्क फंक्शन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटे। मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस का, मेटल का मतलब क्या है साहब, ये जो मेटल बॉडी है, सरफेस तो ऊपर वाली हो गई, मेटल बॉडी है, ये सरफेस है ऊपर वाली जिसको हम यूज़ करेंगे। तो मेटल के अंदर आप लोग जानते हो जो एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहते हैं, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है फ्री होते हैं। वो इंटर एटॉमिक स्पेस में, मतलब क्रिस्टल के अंदर या बॉडी के अंदर विद इन वॉल्यूम वो मस्त आराम से घूम सकते हैं। अगर मैं तुझसे कहता हूँ मान लो ये एटम्स हैं साहब, ये क्या है, एटम्स हैं, तो इंटर एटॉमिक स्पेस हो गया, इनके इलेक्ट्रॉन मस्त घूमते हैं इसके अंदर आराम से, और थोड़ी घनी स्पीड से नहीं घूमते, लाखों मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, लाख मीटर पर सेकंड। जब लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन अपने आप सरफेस से बाहर आ जाएगा। भाई इतनी ज़्यादा स्पीड है तो ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो उसको अंदर ही रखती है, वो तो बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन सरफेस से अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वो अपने आप बाहर आते हैं तो उनके बाहर आते ही मौसम बदल जाता है।
बाहर आते कंसेप्ट जनरेट होता है। ध्यान से सुनना क्या, ये एटम्स हैं, ठीक है साहब। एक एटम आप लोग समझते हो एटम होता क्या, एटम के अंदर सब एक तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है साहब मेरा। मान लो आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूं, इस न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 3, और 3 ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेता हूं, लेट, समझाने के लिए। तो क्या ओवरऑल ये एटम न्यूट्रल है? बिल्कुल सच्चा, ये सब ये तो न्यूट्रल है। तो क्या एटम में जो एटम इसके अंदर रखे हुए हैं, क्या ओवरऑल देखा जाए तो ये सिस्टम न्यूट्रल है? हाँ, क्योंकि हर एक एटम न्यूट्रल है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूट्रल है। जब एक न्यूट्रल है तो ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल हो गया। तो क्या ये सारा सिस्टम न्यूट्रल है? हाँ, सब ये न्यूट्रल है। अब कोई बच्चा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, किसी भी मेथड से एनर्जी प्रोवाइड करे और इस इलेक्ट्रॉन को भगा दे यहां से, बताना क्या कहानी बनेगी? सर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो अब इसके अंदर बच गए 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल देखा जाए तो एक जोड़ा न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो गया, एक प्रोटॉन डोमिनेट कर गया। और जब एक प्रोटॉन डोमिनेट कर गया तो उसको हम एडिशनल जो प्रोटॉन जनरेट हुआ उसको प्लस से दिखा दूंगा, मैं प्लस चार्ज दिखा देता हूं। ये प्रोटॉन का चार्ज है। किसका चार्ज है? ये प्रोटॉन का। बात को समझना, मजा आ जाएगा। ये सब सिस्टम जो था ये एक क्या नाम है, एटम न्यूट्रल था, पूरा सिस्टम न्यूट्रल था। अब कहानी क्या बनी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रास्ता भूल गया, और मतलब रास्ता भूलने के बाद सरफेस से बाहर निकला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कंसेप्ट समझाता हूं। वो सरफेस से बाहर निकल गया और मान लो इसी का निकल गया लेट, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आया, ये बाहर आ गया साहब, मस्त भाग, वो क्या नाम घूम रहा था, सरफेस से बाहर आ गया। अब जैसे सरफेस से बाहर गया, क्या इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्लस का चार्ज डोमिनेट कर गया? भाई ये जो बच्चा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड का, ये फ्री है। इसके पेरेंट्स का मतलब इसके न्यूक्लियस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब जैसे बच्चा घर को छोड़ के भागा, पेरेंट्स की आंख खुल गई साहब, भाग गया, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट आउट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्ड मेटल के अंदर एक प्लस का चार्ज डोमिनेट कर जाता है, बॉडी के अंदर प्लस चार्ज डोमिनेट कर जाता है। अब तो ध्यान से देख, तेरे सामने सिस्टम कुछ ऐसा जनरेट हो गया जैसे 2 चार्ज हैं बेटे, 2 चार्ज हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। इसको मैं Q1 नाम दे देता हूं, प्लस का Q1 है, माइनस का Q2 है। तो ये अगली क्लास के अंदर मैं आपको ना कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा बेटे, और कूलम्ब्स लॉ के अंदर फोर्स का जो रिलेशन है वो ये है, F = K Q1 Q2 / R² Q1 Q2 इनका मैग्नीट्यूड होता है। ये आप लोग समझते हो कि ये 2 चार्ज जो है अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्शन ही रहेगा इनमें। अब एक बात सोच समझ के बताना, अगर R कम है तो क्या F ज्यादा होगा? हाँ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को जस्ट क्रॉस करता है, मतलब R नेग्लिजिबल होता है, ये इसके नेग्लिजिबल होते ही ये फोर्स लगभग इन्फिनिटी पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा फोर्स होती है। और फोर्स भी कैसी होगी? अट्रैक्शन की होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मेटल सरफेस तुरंत उल्टा खींच लेती है ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। क्योंकि आप लोग जब इसको पढ़ोगे ना कंसेप्ट, तो बेटे दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स जो होती है F होती है, और न्यूटन सेकंड लॉ ये भी कहता है कि F = ma होता है साहब। तो एक्सेलरेशन इक्वल हो गया F/m। जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मास किसका कम है? एक इलेक्ट्रॉन का। ये तो पूरी मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी के सामने इलेक्ट्रॉन क्या मायने रखता है? ये तो वही कहानी हो गई कि सेब जो है क्यों धरती पर गिरा था, धरती क्यों नहीं भागी सेब की तरफ जब फोर्स बराबर लगी थी। तो मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, तुरंत उल्टा खींच लेती है और इलेक्ट्रॉन वापस सरफेस के अंदर एंटर कर जाता है। यहां से मुझे बात समझ में आ गई कि मेटल बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। बेशक से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, लाखों मीटर पर सेकंड से घूम रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते। वो बाहर आते हैं उल्टा खींच लेती है। तो ओवरऑल हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए ही नहीं।
हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। अब हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है साहब, कि जब ये उसके बैक खींचता है तो जो वर्क करता है या जो एनर्जी होती है उस टाइम इस पेयर के अंदर, आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए, उल्टा जाएगा ही नहीं है। आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दो। जैसे ये बॉडी की उसके क्या नाम है मेटल सरफेस, ये क्या नाम है बाहर निकलता है, बैक आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर कोई अट्रैक्शन है, कोई पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के अंदर। आपको इस जोड़े को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी, नहीं तो हमेशा उल्टा भागेगा ये। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस पेयर, इस पेयर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं मेटल सरफेस का। किसका? मेटल सरफेस का। बात समझ आइए? तो जब मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर से प्रोवाइड कर दूंगा इसको, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो सफिशिएंट दोगे तभी क्रॉस होता है। अगर तुम सफिशिएंट नहीं दे पाए, तुमने एनर्जी तो दी सर लेकिन सफिशिएंट नहीं थी, उल्टा खींच लेगी मेटल बॉडी। और तुमने सफिशिएंट से ज्यादा दे दी तो साहब मस्त छोड़ के जाएगा और कहीं दूर भाग जाएगा। बात समझ आइए? तो जब हम सफिशिएंट देते हैं तो एक प्रकार से जस्ट बाहर आ जाता है, और इसमें इतनी ताकत रहती है कि मेटल सरफेस जोर लगाती है लेकिन अंदर नहीं घुसता। इसे कहते हैं जस्ट एमिट आउट। जस्ट एमिट आउट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो कहलाती है वर्क फंक्शन। और अगर आपने लिमिट ज्यादा ही दे दी, सफिशिएंट से ज्यादा दे दी, तो साहब इसको छोड़ करके ही भाग जाता है। फिर इस फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग भी है बेटे। मैं आपको नाम लिखा दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में एक्सप्लेन होना है। आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन को परमानेंट भगा दिया, क्या प्लस का चार्ज परमानेंट आ गया बॉडी पर? हाँ। एक भगाओगे एक आ जाएगा, दो भगाओगे दो आ जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग अ मेटल बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मुझे बस एक छोटा सा एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन होता है साहब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा, ये कॉमन सेंस कहती है, उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज्यादा वर्क चाहिए। बोलो सही बात है? तो इलेक्ट्रॉन किसका जल्दी निकल जाएगा या किसका लेट निकलेगा, या मतलब ज्यादा एनर्जी के बाद निकलेगा, ये उसका वर्क फंक्शन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? वर्क फंक्शन। बात समझ आइए बेटे? हम देखो एक एटम के, सिंगल एटम के साथ डील नहीं कर रहे हैं, आप आयनाइजेशन एनर्जी या केमिस्ट्री के कंसेप्ट लगाओ, नहीं, हम मेटल बॉडी के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ कंसेप्ट वर्क फंक्शन का ही लिखा जाता है, वर्क फंक्शन ही देखा जाता है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम, उसका इलेक्ट्रॉन इजीली आसानी से निकल के आ जाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आता। बात समझ में आई है? तो ये है वर्क फंक्शन। तो अगर आप कुछ अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, लेकिन ये यहाँ पर डेफिनेशन इतनी काम की नहीं है, इसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में कवर करेंगे। ठीक है बेटे? तो आप स्क्रीन को रोको, जो कुछ भी लिखना चाहो लिख लो। आ जाओ, अब हम बेटे अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं साहब, कि ये वर्क फंक्शन मैंने आपको क्यों पढ़ाया। देखो, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देती है, आसानी से छोड़ देती है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये कॉमन सी बात है, ठीक है ना। आप यहां पे सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हो, क्लियर सुन लो, आप बॉडी की बात कर रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास दो बॉडी हैं बेटे, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इसका वर्क फंक्शन मैं लेट कर लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो लेट कर लेता हूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी जानते हो एनर्जी की यूनिट है,
और जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील करते हैं, जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है ना, जूल में मेजर यहाँ नहीं करते। ये कम वर्क फंक्शन है, वो ज़्यादा है। तो अगर जनरल बात करूँ तो ये लो वर्क फंक्शन है, लो वर्क फंक्शन, और ये हो गया हाई वर्क फंक्शन। तो मैंने दो बॉडी ली, एक लो वर्क फंक्शन की और एक हाई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटे, एक अपना हाथ हो गया और एक पेन ले लेते हैं, और आपने इन दोनों बॉडी को आपस में रब किया, दोनों बॉडी को आपस में रब किया, तो ये कॉमन सी बात है, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट डेवलप होगी। और जब हीट डेवलप होगी तो मिनिमम, पहले मिनिमम होगी, फिर वो बढ़ती चली जाएगी। मान लो पहले 0 थी, फिर 0.1 डेवलप हो गई, 0.2 हो गई, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, 0.4 हो गई, 0.5 हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, 1.5 हो गई, साफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। और जैसे जैसे हीट डेवलप होती गई और बढ़कर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो कॉमन सेंस कहती है कि ये जो मटेरियल ए है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और मेटल जैसे वो क्या नाम है, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से बाहर आया, एक बॉडी से बाहर आया, तो भाई उसको रिसाइड कर बैठने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए। भाई चार्ज, एक बात तो समझिएगा, चार्ज कभी भी हवा में रिसाइड नहीं कर सकता। हवा का मतलब है स्पेस में, वो कहीं ना कहीं किसी बॉडी के ऊपर बैठता है। एयर के अंदर बात करते हैं तो एयर में डस्ट पार्टिकल के ऊपर बैठ जाता है। बात समझ आई है नहीं? अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चला साहब कहां जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन, जब हम बात ही दो बॉडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, इसके ऊपर जाके बैठ जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसके ऊपर जाकर के मस्त आराम से बैठ जाएगा। अब ये कॉमन सी बात है, सोच समझ के बोलना। इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जा साहब, अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कॉमन सी बात है। और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाकर के बैठ गया, तो इस बॉडी के ऊपर एडिशनल नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज इकट्ठा हो गया? नेगेटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या होगा, जो प्रोटॉन था एडिशनल, वो डोमिनेट कर गए, और प्रोटॉन डोमिनेट कर गए तो बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और वहां इलेक्ट्रॉन एडिशनल ज्यादा जाकर के बैठ गए, तो बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज, बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बेटे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है यहां पर एक प्लस का चार्ज जनरेट हो गया, और इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज बैठ गया, माइनस ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस ई, और प्रोटॉन का प्लस ई। तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आया? प्लस का। मैं चार्ज को आपको यहां दिखा देता हूं, चलो। इस बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आया साहब, यहां लिख दिया प्लस आया, और इस बॉडी के ऊपर कैसा आ गया? माइनस आ गया। ये बॉडी ए थी मेरी और ये बॉडी बी थी। बच्चा बोला सर 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो साहब 2 गए होंगे तो इस पे 2 ई हो गया, इसके ऊपर -2 ई हो गया साहब, 2 चार्ज आ गए, इस पे 2 प्लस हो गए। बच्चा बोला 5 गए साहब, तो इसके ऊपर +5 ई हो जाएगा, इसके ऊपर -5 ई हो जाएगा, तो इस पे 5 चार्ज हो जाएंगे, इस पे -5 हो गया। 10 हो गए, इस पे 10 हो जाएंगे प्लस के, उस पे 10 हो जाएंगे। अगर मैं जनरल लेकर के जाऊं तो यहां पे हो गए Ne, तो इसके ऊपर हो गए -Ne। जनरल ले लिया N। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ +E -E, 2 हुए +2E -2E, 10 हुए +10E -10E, N हुए Ne -Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोई आपसे ये कह दे कि एक बॉडी चार्ज होने के बाद इतना चार्ज एक्वायर कर गई, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? क्या N की वैल्यू? हाँ, वो Q की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, E की वैल्यू मुझे पता है, N निकल जाएगा। बोल सही बात है या नहीं? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड और ये हो गया नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी। बड़े बच्चों सोच समझ के बताना बेटे। एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाया था 9.1 10⁻³ किलोग्राम, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। बेशक नेग्लिजिबल है लेकिन कुछ तो है।
इसका बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके उस पर जा बैठा, क्या ये हल्का हो गया? हाँ साहब। क्या उसके ऊपर मास बढ़ गया? हाँ साहब। तो अगर जनरल कंसेप्ट बोलूं तो क्या एक बात मैं आपको लिखा दूं, क्या कि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है ड्यूरिंग रबिंग, उसका मास हमेशा कम हो जाता है, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है उसका मास बढ़ जाता है, उसका मास बढ़ जाता है। बोल बात समझ में आती है नहीं? ये है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। दो बातें रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए साहब। क्या कि जब हम किन्हीं भी दो बॉडी को रब करते हैं तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की वजह से उसका मास घट जाता है। और जो बॉडी जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, उसका मास बढ़ जाता है, उसका मास बढ़ जाता है। कितना मास बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना चार्ज आया, यह कॉमन सेंस से लिख दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इतना घट गया, इतना बढ़ गया। इधर घटेगा उधर बढ़ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसे 10 से गुणा कर देना, इसका घट गया उसका बढ़ गया। चार्ज ट्रांसफर्ड क्या मास ट्रांसफर्ड, दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ साहब। बात समझ में आई है नहीं? ये है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। एक बात और हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा बेटे, देखो बेशक से इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आया कब है? जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के वहां चले गए। मतलब ड्यूरिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग या ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन नेवर ट्रांसफर ड्यूरिंग द चार्जिंग मेथड। चार्जिंग के टाइम पर कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। बच्चा कई बार सोच लेता है कि इसमें प्लस का चार्ज आया तो इसमें ज़्यादा प्रोटॉन आ गए, नहीं, वो उसके बेचारे का अपने थे, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जा साहब। तो देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स नेवर फ्लो ड्यूरिंग द चार्जिंग। प्रोटॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन निकालना आसान काम थोड़ी। प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस तोड़ना, और न्यूक्लियस तोड़ने का मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शंस आ जाना। बात समझ आई है? तो ये कंसेप्ट है, छोटे छोटे मगर मोटी मोटी बातें। तो आप चाहो तो बेटे नोट डाल के लिख दो, NOT नोट। ये लिखना चाहो आपकी मर्जी है, लिखिएगा, नोट डाल के लिखो। when two different bodies are rubbed with each other, the body having low work function always lose electrons and acquire positive charge, whereas body having large work function या हाई वर्क फंक्शन always gain electrons and acquire negative charge, नेक्स्ट मार्क करके लिख दे। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ मास बिटवीन द बॉडीज। There is always exchange of mass between the bodies. The body having positive charge always lose its mass due to loss of electrons,
whereas negatively charged body always gain mass, नेक्स्ट मार्क करके लिख दें। ड्यूरिंग चार्जिंग, ये चार्जिंग ही है बेटे, सही है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग। ये चार्जिंग है, दो बॉडी को चार्ज करना, एक को प्लस करना, एक को माइनस करना। ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Proton never transfer from during charging. Proton never transfer during charging. क्लियर है? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितना हो जाएगा साहब? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर तो प्लस माइनस एन ही, ठीक है ना। इसके ऊपर प्लस आ जाता है, उसके ऊपर माइनस आ जाता है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बेटे। देखो यही कंसेप्ट ना आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बन जाएगा, यही कंसेप्ट। ये जो ट्रांसफर हुआ है, आप ना एक चीज को ध्यान से समझना, ट्रांसफर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है ना बेटे, देखो इन रियलिटी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी बेटे कुछ पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन बना होता है। ये है वो 3 पार्टिकल। इन पार्टिकल्स को बोला जाता है क्वार्क्स। तो कोई आपसे पूछ बैठे सबसे छोटा चार्ज कौन है नेचर के अंदर? सबसे छोटा। तो देखो एक बात को याद रखिएगा कि सबसे छोटा चार्ज हमारे लिए अभी इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन ये डिस्कवर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन भी किन्हीं सब पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स का नाम है क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी बने हुए हैं कुछ पार्टिकल से, इनका नाम है क्वार्क्स, ठीक ना। टोटल 12 टाइप का क्वार्क है, 6 क्वार्क और 6 उसके एंटी पार्टिकल। 12 क्वार्क जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन कोई डिस्कवरी आज तक या कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसके अंदर इनको एक इंडिविजुअल पार्टिकल, एक अलग आइडेंटिटी की फॉर्म में पाया गया हो। तो कोई आपसे पूछ बैठे ना कि इस नेचर का सबसे छोटा या फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन है, तो जवाब है साहब इलेक्ट्रॉन ही है। बात समझ आइए? तो मैं आपको यहां क्या समझा रहा था कि जब ट्रांसफर होता है ना बेटे चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, चौथाई हो जाए। ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता कभी। ये आगे जाके क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बनेगा। बात समझ आइए? ठीक है ना। तो ये है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर प्लस माइनस एन ही हो जाता है, ठीक है। तो आप ना एक बार स्क्रीन को रोक के जो भी कुछ लिखना चाहो लिख लो, फिर मैं आपको एक क्वार्क्स लिखा देता हूं, ठीक है बेटे। आ जाओ बेटे, पहले ना इसी पर एक न्यूमेरिकल लिख, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एक न्यूमेरिकल लिख। अ ग्लास रॉड एक्वायर positive charge, a glass rod acquire positive charge of 8 into 10 raised to power minus 18 coulomb when rubbed with silk cloth. देखो ये एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो कुछ पेयर एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटे, किस चीज को किसके साथ रब करने पर कैसा चार्ज आता है, प्लस माइनस किस पे आता है। तो प्लस माइनस क्यों आता है ये तो बताएगा वर्क फंक्शन। जैसे ग्लास रॉड को आप रब करिए सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर प्लस आता है, सिल्क क्लॉथ पे माइनस आता है। कैट स्किन को रब करिए एबोनाइट रोड के साथ, एबोनाइट EBONIT, कैट स्किन पे प्लस आता है, एबोनाइट रोड पे माइनस आता है। वुलन क्लॉथ को रब करिए अंबर रोड के साथ, वुलन क्लॉथ पे प्लस आता है, अंबर रोड पे माइनस आता है।
वुलन कोट को रब करिए प्लास्टिक शीट के साथ, वुलन कोट पे प्लस आएगा, प्लास्टिक शीट पे माइनस आएगा। वुलन कारपेट को रब करिए रबड़ शूज़ के साथ, ठीक है ना, रबड़ वुलन कारपेट प्लस लेता है, रबड़ शूज़ जो है वो माइनस ले जाते हैं। ये पेयर्स हैं, ये किसी टाइम पर सीबीएसई एग्जाम में पूछ लेती थी, लेकिन अब ये पेयर नहीं आते हैं। हाँ, सवाल ये आ सकता है ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ग्लास रॉड पे प्लस क्यों आया? जवाब क्या था साहब कि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम था, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसलिए प्लस ले गई। आप यहाँ पे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे सकते कि उसका इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस से दूर था, इजीली रिमूव हो गया, नहीं, आपको वर्क फंक्शन ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये पेयर जो है अब याद करने की जरूरत नहीं है, ये किसी ज़माने में आ जाता था क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो सवाल ये है कि जब एक ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रॉड पर एक पॉजिटिव इतना आया। कैलकुलेट नंबर फर्स्ट, चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ या चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क क्लॉथ। नंबर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और नंबर 3, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड। एक बात बताइए साहब, ग्लास रॉड के पास इतना चार्ज आया है तो सिल्क क्लॉथ के पास चार्ज कितना हो गया? इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, उस पर प्लस आया तो ग्लास पे कितना गया? -8 × 10⁻⁻18 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे साहब? तो चार्ज इज इक्वल टू, मैंने अभी जनरलाइज किया Ne, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया Q/E। चार्ज कितना है? 8 × 10⁻⁻18 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। ऊपर गया बेटे प्लस हो जाएगा 10 100 या 10 इसका 16 पंजे 80 50। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए साहब? 50। मास कितना ट्रांसफर हुआ है? एक्सचेंज ऑफ मास डेल्टा m लिख दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 50 गए साहब। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, इतना मास ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आई है नहीं? और किधर से किधर ट्रांसफर होगा ये आप लोग जानते ही हो। प्लस आया है उस पर माइनस है, तो जिस पर माइनस आता है वो गेन कर गया इतना मास, जिस पर प्लस है वो उसने लूज कर दिया। बात समझ आइए? ये तो मास पर चार्ज के ऊपर सवाल पूछता रहता है, टफ नहीं पूछेगा कभी। हाँ, घुमा देगा क्वेश्चन को, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझ में आई? तो तीनों आंसर लिख ले। अब एक नोट डाल के लिख बेटे, नोट देखो, ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि इस नेचर का बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। क्लियर सुन लो, बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जब बच्चा क्वार्क्स के बारे में पढ़ लेता है, क्वार्क्स को सुन लेता है, तो सोच लेता है सबसे छोटा चार्ज तो क्वार्क है। नहीं साहब, आपके लिए इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि क्वार्क जो है अभी फ्री स्टेट में नहीं डिस्कवर हुए हैं। जब हो जाएंगे तब देखी जाएगी। बात समझ आई नहीं? तो नेचर का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है। तो अपना नोट डाल के लिख दीजिए इस बात को। द बेसिक चार्ज इन नेचर इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द बेसिक चार्ज इन नेचर, या स्मॉलेस्ट चार्ज भी लिख देना, स्मॉलेस्ट चार्ज भी यही है, ठीक है ना। बेसिक चार्ज और स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो, किसी कंपटीशन में एक सवाल पूछा गया था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये दिया गया कि 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन देम। ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का। 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स या 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। अब डिस्टेंस दे दिया, मिनिमम फोर्स पूछता है। मैं जानता हूँ फोर्स का फॉर्मूला ये था, F इज इक्वल टू होता है K/Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। K की वैल्यू बेटे 9 × 10⁻9 होगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, और अपॉन में आ गया 1 का स्क्वायर। SI 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर। अब जो अच्छा बच्चा था वो बात को पकड़ गया, इसने चार्ज तो गिवन नहीं किया, लेकिन ये कहा है मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए। तो मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर गिवन है तो न्यूमरेटर मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम चार्ज नेचर का इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो दैट्स वाई कॉमन सेंस से यहाँ पे 1.6 - 19 ही कंसीडर करना था।
ये क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए उसमें एक डाटा ये हो कि डाटा वो एक पार्ट ये हो डाटा इनसफिशिएंट है, तो बच्चा इनसफिशिएंट वाले पे लगाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि इसमें चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी थी। लेकिन जो वर्ड था ना मिनिमम फोर्स, उसमें छिपा हुआ था एक कंसेप्ट। बात समझ में आती है? ठीक है बेटे। तो इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज है, ये बात रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। तो उसके नीचे मार करके लिखो सम रीसेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स, सम रीसेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स shows that the basic particles like electron, proton and neutron, are made up of some small entities known as quarks, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है बेटे, ये भी कुछ स्मॉल एंटाइटीज, सम स्मॉल यूनिट्स से बने हुए हैं। और यूनिट्स का नाम क्या होता है? क्वार्क्स। क्लियर है? There are 6 types of quarks. आपको नाम की जरूरत नहीं बेटे, कंसेप्ट है पता हो सही। क्वार्क के बारे में सीबीएसई में कोई सवाल नहीं पूछा जाए, गारंटी मेरी आपसे। ठीक है, 6 तरह का क्वार्क होता है। लेकिन अच्छा आप लिख लो, अप क्वार्क, यूपी अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, CHARM चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, ठीक है, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क। ये जो 3 क्वार्क है ना बेटे, ये 3, ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2e/3 फ्रैक्शन में होता है। और ये जो 3 क्वार्क हैं, इन तीनों के ऊपर मतलब अप पे भी इतना होता है, चार्म पे भी इतना होता है, टॉप पे भी इतना होता है, डाउन पर और इन तीनों पर होता है e/3। तो 6 हो गए, 3 तो ये हो गए, 3 ये। इनके तीनों के एंटी पार्टिकल होते हैं, टोटल 12 होते हैं। 6 क्वार्क और 6 इनके एंटी पार्टिकल। न्यूक्लियस में बेटे पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है, ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप बीटा पार्टिकल भी बोलते हो, उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो जो इनका एंटी पार्टिकल होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ, उसके ऊपर चार्ज होता है -2e/3 और इसके एंटी पार्टिकल के ऊपर होता है +e/3। तो हम इन दोनों को मिला करके कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि +2e-3 ये क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है, और इसको लिख देते हैं +-e/3, ये एंटी पार्टिकल के चार्ज है। बात समझ में आई है? तो कंसेप्ट ये है कि जो हमारे ये 3 पार्टिकल है ना बेटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी किन्हीं पार्टिकल से बने हुए हैं और उन पार्टिकल का नाम क्वार्क होता है। और उनके अंदर जो चार्ज है, क्वार्क के पास जो चार्ज है वो इतना है। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन साहब, इलेक्ट्रॉन किस चीज से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -e। तो अगर इलेक्ट्रॉन बना होता है 3 डाउन क्वार्क से, जैसे 3 डाउन क्वार्क अगर मिल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। एक डाउन के पास होता है -e/3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया साहब -e/3, -e/3 और -e/3। ध्यान से देख, तेरे पास ये फाइनल आंसर -e आ गया। मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर 3 डाउन क्वार्क होते हैं। 3 डाउन क्वार्क, ये डाउन क्वार्क हैं, डी लिख दो यार, मैंने ये है 3 डाउन क्वार्क हैं, इनसे मिलकर के बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बोलना,
जो प्रोटॉन है बेटे वो प्लस ई चार्ज लेकर के चलता है। तो प्रोटॉन बना होता है 2 अप 1 डाउन से, 2 अप और 1 डाउन। अप के पास कितना है 2e/3, तो 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3, तो 2e और 2e/3 4e/3 माइनस ऑफ e/3, तो इसको सॉल्व करेगा तेरे पास प्लस ई आ जाएगा। तो दिस इज द कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है प्रोटॉन की, ये कंपोजिशन है इलेक्ट्रॉन की। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ऐसे एडजस्ट करो कि 0 आंसर आ जाए। तो मेरे हिसाब से 1 अप के साथ 2 डाउन सेट करके देख, 1 अप 2 डाउन करियो, 1 अप 2e/3 डाउन हो गया e/3 और e/3, सॉल्व कर 0 आंसर आ गया, हो गया न्यूट्रल। ये कंपोजिशन हो गई। हाँ, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्वार्क कंपोजिशन। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब चार्जिंग के टाइम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना बेटे, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठ करके जाता है। ये ऐसा नहीं है कि इनमें से एक क्वार्क निकल के भाग जाएगा, नहीं। तो जब आपको अभी एक वो क्वार्क जो है वो आइडेंटिटी अलग से एक फ्री स्टेट में मिला ही नहीं है, तो आप उस पार्टिकल को कंसीडर नहीं करोगे, अभी इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर होता है। बात समझ आई? नहीं, उसने न्यूमेरिकल में बोला कि मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम फोर्स का मतलब जो 2 बॉडी हैं उनके ऊपर चार्ज आया होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन से आया होगा, और मिनिमम आने का मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। मिनिमम का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन से नीचे कोई चार्ज है ही नहीं। बात समझ में आई है? नहीं, ये कंपोजिशन हो गई। ठीक है, तो स्क्रीन को रोक, ये क्वेश्चन बनना चाहो क्वेश्चन बना लेना, राइट द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, स्क्रीन को रोक और नोट कर। अब हेडिंग बना बेटे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और उसमें नंबर फर्स्ट मेथड लिख, मेथड फर्स्ट कंडक्शन, मेथड फर्स्ट कंडक्शन ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और उसके अंदर पहला मेथड फर्स्ट, ऐसे लिखना मेथड फर्स्ट, दैट इज कंडक्शन। देखो 2 मेथड ही मेन है आपके सिलेबस में, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। ठीक है, बाकी मेथड्स तो 5-6 लिखेंगे, लेकिन 2 ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन और इंडक्शन। तो आज हम लोग कंडक्शन कवर कर देते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग नंबर फर्स्ट। अच्छा बेटे, आप ये जो ऊपर मैं लिखता हूँ 12.1.2, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है 12th क्लास फर्स्ट यूनिट सेकंड लेक्चर। आप भी जहाँ पर डेट होती है ना, वहाँ पर डेट भी लिखिए और साथ ये उसके नीचे इसको भी लिख लिया करो, नंबर को। ठीक है ना, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई क्लास मेरी मिस तो नहीं हुई है। ठीक है, और अगर बाई चांस किसी लेक्चर में प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर के लेक्चर को दोबारा देख लो। ठीक है, तो कंडक्शन इसके अंदर लिखो, पहले लिखो when two different charge bodies are brought in contact को अंडरलाइन कर लेना, आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाओ, किसी वायर से, मेटल वायर से जोड़ दो दोनों बॉडी को। ठीक है, आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, चार्ज ऑलवेज फ्लोज from the body at high potential to the body at low potential until the potential of both become equal. In other words,
when two charged bodies are brought in contact, when two charged bodies are brought in contact, charge is always flows, charge is always redistribute, charge is always redistribute in the direct ratio of capacitance of the bodies, in the direct ratio of the capacitance of the bodies, capacitance of the bodies. तो Q इक्वल्स टू बेटे फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू CV, तो यहां से कंफर्म हो जाता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। क्यों? क्योंकि V मैंने दोनों बॉडी का सेम कर दिया है। आप ये उसके लाइन के नीचे ये लिखिए Q इक्वल्स टू CV, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। नेक्स्ट लाइन से, फॉर स्फेरिकल बॉडीज, स्फेरिकल मेटल बॉडीज या कंडक्टर लिख सकते हो, ठीक है, मेटल बॉडी की बात कर रहे हैं बेटे हमें, ठीक है ना। फॉर स्फेरिकल बॉडीज, और ब्रैकेट में लिखना आइदर होलो और सॉलिड, इसको ब्रैकेट को अंडरलाइन कर लेना, आइदर होलो और सॉलिड। स्फीयर होना चाहिए, चाहे वो मेटल होलो है चाहे सॉलिड है, उससे मतलब नहीं है। द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय द कैपेसिटेंस, CAPACITANCE, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस होता है बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अभी फिलहाल आपको इस सिंबल से मतलब नहीं है, कल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, कल या परसों। सही, आप ये लिख दीजिए C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे इसको। मेन आपके अंदर यहाँ ये है बेटे R इज द रेडियस ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है। अब तुम बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना बेटे, ये सब कांस्टेंट है तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो C है वो डायरेक्टली है R के। अब तुम्हारे सामने दो इक्वेशन है, Q डायरेक्टली है C की और C है R के, तो क्या बेटे मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये लिख दूं कि जो Q है वो डायरेक्टली है R के, जो Q है वो डायरेक्टली है R के। मैंने आपको ये जो कुछ भी आज लिखाया है ये आगे सब सिलेबस में आना है, तो फिलहाल इसको लेकर के मत टेंशन लीजिएगा, घबराइएगा मत। बस आपको आज ही क्लास में ये ध्यान रखना है कि जब दो मेटल बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो चार्ज फ्लो हो जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए, वो सब छोड़िए। फाइनली जब चार्ज रुकेगा दोनों पे या बचेगा तो वो रेडियस के रेशो में बचता है, बस ये ध्यान रखना है। किसके रेशो में? रेडियस के। जैसे समझना, आपके पास दो मेटल बॉडी है बेटे, इसके पास Q1 चार्ज है, इस बॉडी के पास Q2 चार्ज है। इस बॉडी का जो रेडियस है वो R1 है, इस मेटल बॉडी का जो रेडियस है वो R2 है। आपने क्या काम किया, इन दोनों को आपस में टच कर दिया किसी बॉडी से, वो मेटल वायर की सहायता से दोनों कांटेक्ट में ले आए, तो चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए जाएगा, जब तक जाता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। देखो ये सेम वही कहानी होती है जो पानी की होती है। मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, आपने यहां पर एक स्टॉप कॉक एक कॉक लगाया हुआ है, एक जो है बैरियर लगाया हुआ है, और इस साइड पानी भर दिया इस साइड तक, H हाइट तक, और इस साइड जो लिक्विड है जो वाटर है वो इस साइड तक भरा हुआ है, बस ये हाइट है साहब। तो MgH वाले फॉर्मूले के अंदर आप लोग जानते हो MgH में जो H होता है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। अब एक बच्चा इस स्टॉप कॉक को हटा देता है, बैरियर को हटा देता है, पानी किधर से किधर भागेगा साहब? तो कॉमन सेंस कहती है पानी इधर से इधर भागेगा। कब तक भागता रहेगा? जब तक दोनों ब्रांच के अंदर हाइट सेम ना हो जाए। मान लो फाइनली दोनों ब्रांच में इतनी हाइट पे रुक गया, यहां तक आ गया, तो दोनों ब्रांच के अंदर हाइट क्या हो गई है? ये सेम। तो पानी अपने आप भागा है फ्रॉम हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू लो ग्रेविटेशन पोटेंशियल अंटिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल। सेम कहानी यहां होती है बेटे। आपके पास ये दो बॉडी हैं जिनके पास एक चार्ज है, एक के पास Q1 है, एक के पास Q2 है। इसको कैपिटल लिख देता हूं, चलो, ये Q1 है, इसके पास Q2 है। बताना साहब टोटल चार्ज कितना है? बच्चा बोला सर जो टोटल है वो हो गया Q1 प्लस में Q2। अब एक तरफ से दूसरी तरफ भागा होगा, किसका ज़्यादा है पोटेंशियल, किसका कम है, आप फिलहाल छोड़िए।
फाइनल दोनों पे कितना बचा, मान ली इसके ऊपर फाइनली Q1 बचा, इसके पास Q2 बचा, ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो इनिशियल हो गया ऊपर वाला, ये इनिशियल चार्ज है, और ये हो गया फाइनल Q1 और Q2। तो जो Q1 होता है ना बेटे, Q1 वो रेडियस के रेशियो में बढ़ता है। जो चार्ज बढ़ता है किसके रेशियो में, रेडियस। तो जो Q1:Q2 चार्ज रहा होगा वो R1:R2 रहा होगा, ये नियम है। जो फाइनल चार्ज आया होगा, अगर मुझे Q1 चाहिए तो Q1 वाला हिस्सा ऊपर बटा दोनों का जोड़ R1 प्लस में R2 और गुणा में चार्ज जो बांटना है, कितना है टोटल, Q1 प्लस में Q2 है। Q2 कितना है, ये वाला हिस्सा ऊपर R2 बटे दोनों का जोड़ R1 प्लस में R2 गुणा में जो बांटना है, बांटना कितना है, Q1 प्लस में Q2। अरे आया नहीं आया, ये कंसेप्ट है जो तुझे याद रखना है। मतलब जो चार्ज है वो रेडियस के रेशियो में बढ़ता है। ज्यादातर हम लोगों से सीबीएसई के अंदर ना आइडेंटिकल बॉल्स आती हैं, आइडेंटिकल बॉडी आएंगी ये। अब बड़े बच्चों सोच के बताना बेटे कि व्हेन R1 इज इक्वल टू R2, अगर रेडियस बराबर है साहब, दोनों का रेडियस क्या है, बराबर है, तो बोलियो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, आधा आधा। बोलियो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 और R2 बराबर है, तो ये 2 वो कैंसिल हो गए, 1/2 बचेगा। तो कुछ नहीं है साहब, जो टोटल चार्ज है उसका आधा आधा कर दो, खत्म। जो टोटल चार्ज है उसका क्या कर दो, आधा। प्लस है तो प्लस ले लो चार्ज, माइनस है तो माइनस ले लो। प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। तो कंडक्शन वो मेथड होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट चार्ज बॉडीज को आपस में जोड़ देते हैं और चार्ज एक बॉडी से उठ करके दूसरी पे चला जाता है, उसको भी चार्ज कर देता है। ये उसके अंदर का कंसेप्ट है जो हमसे पेपर में पूछ लेता है। ये बात तुम्हें रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए कि अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो फाइनली जो चार्ज दोनों पे बचेगा वो दोनों के सम का हाफ होता है। बस ये कहाँ से आया, ये मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और इस चीज़ से मत घबराइएगा, ये समय के साथ आगे सिलेबस में आएगा। क्लियर है। मान ले मैं तेरे सामने एक सिचुएशन लेता हूँ, ये क्वेश्चन आप लिख लेना अपने आप, इधर देखो ध्यान से, एक साथ नोट कर लेना। आपके पास 2 बॉडी हैं साहब, एक ये है और एक ये है। इसके पास चार्ज है 40 माइक्रोकूलम का, 40 माइक्रोकूलम का है। इसके ऊपर चार्ज ले लेता हूं, लेट कर -10 माइक्रोकूलम है। इसका रेडियस ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर है R, और इसका ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिख देता हूं, चलो यहीं लिख ले, दिस इज 2 सेंटीमीटर और दिस इज 1 सेंटीमीटर रेडियस। और दोनों को तूने आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वायर। देन कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन बोथ। फाइनल चार्ज बताओ, कोई टेंशन नहीं है साहब। सिस्टम पे देख लें नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना है। टोटल बच्चा बोला टोटल हो गया 40 जमा में 10 माइनस का 30 माइक्रोकूलम टोटल है, बिल्कुल सही है। जो फाइनल चार्ज दोनों पे आएगा, मान लो Q1 Q2 आएगा, वो 2:1 के रेशियो में आएगा। सही बात है साहब। तो बोल Q1 कितना होगा, Q1 हो जाएगा सर ये वाला हिस्सा ऊपर बटा दोनों का सम 3 गुणा में जो बांटना है 30 गया, 20 माइक्रोकूलम हो गया साहब। बोलिए Q2 कितना चार्ज आ जाएगा, Q2 वाला हिस्सा ऊपर कितना है, Q2 वाला 1 अपॉन में दोनों का सम 3 गुणा में जो बांटना है 30, 10 माइक्रोकूलम आ गया साहब। खत्म। 2 बॉडी थी, दोनों के पास ये 40 था -10 था, दोनों कांटेक्ट में लाई गई। रेडियस ये था, मेटल बॉडी थी। फाइनल चार्ज इस पे 20 उस पे 10, इस पर 20 और उस पे 10। अगर कंसेप्ट को पकड़ पाए मजा आ जाएगा। बात को देखना ध्यान से। आपको ये महसूस हो रहा होगा कि यार इसका चार्ज उधर चला गया। बात तो सही है, चार्ज उधर गया है भाई, 40 था, अगले घट के 20 रह गया, उस पे 10 चला गया। लेकिन इसके अंदर वास्तव में क्या कहानी चली है, ये बात को पकड़ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, वो क्या नाम चार्ज है माइनस का। इसका मतलब इस पे एडिशनल फालतू इलेक्ट्रॉन थे।
इसके पास फालतू है इलेक्ट्रॉन, माइनस का है, किसी के बेचारा लाया होगा अपने ऊपर बिठा के, वो बॉडी पे रख रखे थे, ऊपर अपने पे बिठा रखे थे, तूने जोड़ दिया। तो वास्तव में हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ प्लस चार्ज, क्योंकि नियम ये कहता है कि देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ओनली। फ्लो सिर्फ किसका होता है? नेगेटिव चार्ज का। तुम अकेले बैठोगे, मन में ये ख्याल आएगा, मन ये कहेगा चार्ज इधर से इधर चला गया, सच्चाई है, लैंग्वेज में यही बोला जाता है कि प्लस फ्लो होके गया है, लेकिन वास्तव में तू जानता है प्लस फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हुआ क्या है कि इधर का इलेक्ट्रॉन या इधर का -10 भाग करके इधर आया, और -10 भाग करके आया तो इस पर 30 हो गया। भाई -10 आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इस पर 30 हो गया। अब इस पर 30 बच गया, वो न्यूट्रल है और ये प्लस का है। अब ये क्या काम करता है, ध्यान से सुना, इस पे 30 है, ये प्लस है और वो न्यूट्रल है। ये इतना हैवी प्लस है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को और निकाल लेता है साहब, अंदर के इलेक्ट्रॉन और खींच लेता बॉडी के अंदर से, और बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन जब तक खींचता रहता है कि जब तक उस पर 10 ना बच जाए प्लस का। भाई उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पर 10 हो जाएगा, प्लस होगा, और उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अंदर बिठा लेता है, और वो जो इधर 10 आएगा 30 को घटा करके 20 कर देगा। बेसिक है ये है कि देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये बात रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए साहब। बात समझ में आई है? दोबारा सुन, 40 था, -10 था, पहले -10 आया, न्यूट्रलाइज करके 30 कर दिया, उस पर कुछ नहीं बचा। ये प्लस था, दैट्स वाई इसने उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और जब तक निकालता चला गया जब तक उस पर +10 ना आ जाए, और जो -10 इधर आया 30 को घटा करके उसने उसको 20 कर दिया। ये कहानी है। ये बात समझ में आती है? तो स्क्रीन को रोक, जो भी बोर्ड पे दिखाई देता है नोट कर। एक क्वेश्चन और लिख, क्वेश्चन लिख, 3 आइडेंटिकल spherical conductors A, B and C consist of charges 3 कूलम and -6 कूलम रेस्पेक्टिवली। 3 आइडेंटिकल बॉल हैं बेटे, ठीक है ना, 3 बॉल हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज है, इस पर भी 3 है, और इसके ऊपर 6 कूलम चार्ज है रेस्पेक्टिवली। इस पर -6 है, ठीक है ना। एक माइनस का कंसेप्ट बता देता हूँ, अगर माइनस का चार्ज आ जाए तो, ठीक है। लिखो, बॉल, या क्या लिखा था, स्फेरिकल बॉल लिखा है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है ना। लिखो, बॉल A and C आर अलाउड टू टच ईच अदर। बॉल A and C आर अलाउड टू टच ईच अदर एंड मूव अपार्ट। बॉल A and C आर अलाउड टू टच ईच अदर, then they moved apart. A and C, full stop. Ball B and C are allowed to touch, then ball B and C are allowed to touch before they move apart. Write the final charge on A, B and C. अब इसको कॉमन सेंस से उठाते हैं। पहली बात तो इसने बोला है आइडेंटिकल वर्ड मुझे बता गया कि रेडियस सेम है, कंडक्टर तो गिवन ही है। रेडियस सेम का मतलब क्या है साहब, जो टोटल चार्ज होगा सम का हाफ कर देना है। आप ध्यान से सुनियो, ये लेकर के आया था अपने साथ, कितना लेके आया, ये अपने साथ लाई 3, और ये कितना लाया -6, टोटल कितना हो गया 3, -3। जब -3 टोटल हो गया तो अब वो कहता है कि ए और सी सेपरेट कर दिए साहब, सेपरेट कर दिए। बड़े बच्चों सीधा लिख रहा हूँ, -3 का मतलब क्या, -1.5 और -1.5, हाँ साहब। फिर बोलता है कि बी और सी कांटेक्ट में आए हैं, बी कितना लेकर के आया हुआ है, बी के पास है 3
और सी के पास कितना बचा हुआ है, सी के पास बचा हुआ है -1.5। टोटल वॉल्यूम साहब कितना हो गया, 3 और प्लस करेगा तो ये 1.5 बचा, कितना बचा 1.5, सही है। और फिर कहता है इनको सेपरेट कर दिया है साहब, ये मेरा बी हो गया है, फिर मेरा सी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, अलग जोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। -1.5 डिवाइड बाई 2, सही है। तो 1.5 मतलब ये 1.5, 3/4 आ गया। इसमें कितना बचा 3/4 कूलम, इस पर भी इतना ही बचेगा 3/4 कूलम। सवाल था राइट द फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी। ए के ऊपर फाइनल -1.5 कूलम, बी के ऊपर फाइनल 3/4 कूलम, 3/4 कूलम, ये फाइनल आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, वो कूलम्स लॉ पर बेस है। स्क्रीन को रोक, एक बार इसको नोट कर। एक क्वेश्चन और लिख कंसीडर टू आइडेंटिकल इक्वली चार्ज्ड spherical conductors A and B placed certain distance apart, आइडेंटिकल जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेना, यहां से कंफर्म हो जाएगा कि दोनों का रेडियस सेम है। कंसीडर टू आइडेंटिकल इक्वली चार्ज्ड spherical conductors A and B placed certain distance apart, full stop. A third sphere C of same size but uncharged is brought in contact with first फर्स्ट क्या ए लिख लो, क्या लिखा, सी ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड, फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए and then brought in contact with B, and finally removed from both, and finally removed. Write the charge on A, B and C. Write the final charge on A, B and C. ये एनसीईआरटी का ही सवाल है बेटे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं ए और बी, सही है। सी एक और बॉल है, सही है, एक बॉल और है सी जो कि अनचार्ज्ड है। फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए, जो सी है पहले ए के कॉन्टैक्ट में लेकर के आए, ये ए है साहब, ये सी है, अनचार्ज्ड है। इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास 0 है, टोटल चार्ज हो गया Q + 0 और बाई 2, तो क्या Q/2 हो गया, हाँ साहब। तो इसका मतलब इसके पास कितना चार्ज बचा Q/2, इसके ऊपर कितना आ गया Q/2। बोल बात समझ में आई है। फिर वो बोलता है कि फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी, सही है। फिर सी को उठा करके बी के कॉन्टैक्ट में ले आए, बी और सी, बी कितना लिए बैठी थी Q, और सी वहां से कितना लेकर के आया है Q/2। बोलिए टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया Q प्लस में Q/2, क्या आधा कर दूं, हाँ साहब, तो दैट इज 3Q/2, 3Q/2 का हाफ, दिस इज 3Q/4, इतना चार्ज आएगा। बोल फाइनल इस पे कितना बचा, इसके पास बचा 3Q/4, इसके पास कितना आ गया 3Q/4, खत्म हो गया। और हाँ तो बोल, सवाल समझ में आया। दो बॉल थी ए और बी, दोनों इक्वली चार्ज थी, तीसरी अनचार्ज थी। पहले से कॉन्टैक्ट मिलाया, आधा इसका ले लिया, आधा इसका लेकर के आ गया, इसके पास Q था, टोटल कितना हो गया 3Q/2 हो गया, और उसका आधा कर दिया, दोनों ने आधा आधा बांट लिया, तो 3Q/2 का आधा किया तो 3Q/4, ये बट गया साहब। बात समझ में आती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, एक पहला मेथड था बेटे, दैट इज कंडक्शन, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडक्शन। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।